तो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल नर्सिंग केयर विद एजुकेशन में। तो आज हम आपके सामने आए एक नया यूनिट टॉपिक लेके, जिसका नाम है निडलिस्टिक इंजरी या फिर मैनेजमेंट ऑफ निडलिस्टिक इंजरी। तो एज ए नर्सिंग स्टाफ हम लोग डेली शार्प इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम करते हैं। निडल्स वगैरह के साथ में हमारा रोज का काम रहता है। तो कभी कभी क्या है कि काम को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में या वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से या थोड़ा सा लापरवाही की वजह से हम लोग क्या है कि अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं, और निडल को रीकैपिंग वगैरह करते समय या उनको हैंडलिंग करते समय हम लोग अपने आप को इंजरी कर लेते हैं, है ना। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे कि निडलिस्टिक इंजरी क्या होती है। अगर किसी पे स्टाफ को, किसी हेल्थ वर्कर को अगर निडलिस्टिक इंजरी हो जाती है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हमें करना है और क्या नहीं करना है ना। तो उसी सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और तो आप लोग अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या होती है निडलिस्टिक इंजरी की, कि निडलिस्टिक इंजरी होता क्या है। तो किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से या फिर निडल को हैंडलिंग करते समय उसके शार्प पॉइंट से अगर हमारे किसी भी हेल्थ वर्कर को या किसी व्यक्ति को अगर कोई इंजरी हो जाती है, उसको अपन निडलिस्टिक इंजरी बोलते हैं, है ना। अब निडलिस्टिक इंजरी किन किन लोगों को होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ लोग हैं जो कि जैसे कि हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, ओटी टेक्नीशियन हैं, ओटी स्टाफ हैं, लेबोरेटरी स्टाफ हैं, ब्लड सैंपलिंग लेते समय, है ना, हाउस कीपिंग स्टाफ हैं। अब किसी ने अगर मान लो कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है वो डस्टबिन में डाल दिया है, तो ऐसे उनको क्लीनिंग करते समय हाउस कीपिंग स्टाफ को होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। डॉक्टर्स हैं जो कि कोई प्रोसीजर करते समय निडलिस्टिक इंजरी हो सकती है। तो ये कुछ लोग हैं जिनको निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। अब देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे अपन को निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस हैं। जैसे कि डिस्पोजेबल निडल्स आते हैं, है ना, और सर्जिकल ब्लेड्स आते हैं, सूचर निडल आती हैं जिनसे अपन सूचर लगाते हैं, है ना। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, स्कैपुला हो सकता है, आईवी निडल या आईवी कैनुला होता है। उस आईवी कैनुलाइजेशन करते समय आप हमको निडलिस्टिक इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और आगे अगर अपन बात करें तो ये कब सबसे ज़्यादा हो सकता है निडलिस्टिक इंजरी है, तो ड्यूरिंग रीकैपिंग ऑफ निडल्स, है ना। जब भी अपन सिरिंज की निडल को रीकैप करते हैं तो लापरवाही की वजह से, है ना, जल्दी काम खत्म करने की वजह से हमको निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस हैं। और पेशेंट को अपन इंजेक्शन देने जा रहे हैं आईवी या आईएम, तो उस समय पेशेंट अगर वॉयलेंट है, इरिटेंट है, तो हमको निडलिस्टिक इंजरी करवा सकता है। तो हमें पूरी सावधानी रखनी है। जब भी हम इंजेक्शन वगैरह देने जाएं पेशेंट को, तो हमको पहले प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ही हमको इंजेक्शन वगैरह देने जाना है। बाकी ब्लड सैंपलिंग लेते समय निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। इंस्ट्रूमेंट को क्लीन करते समय, है ना, हमने कोई प्रोसीजर किया और हमने उसको क्लीन करने जा रहे हैं, तो उस समय हमें निडलिस्टिक इंजरी होने के चांसेस हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं तो आपने नर्सिंग वेरियर्स हमेशा यूज करना है, मास्क, ग्लव्स, कैप, है ना। बाकी और भी चीज़ें हैं वो सारी आपको नर्सिंग वेरियर्स हमेशा यूज करने हैं। और बात की जाए कि और कब हो सकता है निडलिस्टिक इंजरी, तो बीएमडब्ल्यू हैंडलिंग करते समय, है ना, कोई भी जैसे बीएमडब्ल्यू हैंडलिंग मोस्टली, जैसे नर्सिंग स्टाफ तो सिर्फ बीएमडब्ल्यू डस्टबिन में चीज़ों को फेंक देता है, लेकिन क्या है कि उनको हैंडलिंग जैसे हाउस कीपिंग लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। डस्टबिन को क्लीन करते समय सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं हाउस कीपिंग को निडलिस्टिक इंजरी होने के। तो अब बात कर लेते हैं कि निडलिस्टिक इंजरी हो जाए तो हमको क्या नहीं करना है ना। डू नॉट डू, हमको क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर निडलिस्टिक इंजरी हो जाए तो हमें उससे बचने के लिए जब भी हम किसी शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं तो यूज करने के तुरंत बाद उसको हमको डिस्कार्ड करना है ना। और कभी भी निडल को यूज करने के बाद रीकैप कभी नहीं करना है ना। अगर आपको रीकैप, वैसे रीकैप करने की पॉलिसी तो है ही नहीं है, उसको यूज करो और उसको बिना कैप के डिस्कार्ड कर दो। अब आप लोग
जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा, जो शार्प कंटेनर रहता है, वाइट कलर का शार्प कंटेनर रहता है ना। बीएमडब्ल्यू सबने पढ़ा है, बीएमडब्ल्यू के अंदर अ, हर पेशेंट के साइड में एक वाइट कंटेनर लगा रहता है ना। उसमें अपन को शार्प कंटेनर डिस्कार्ड करना होता है। और हमको अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो कभी भी पैनिक नहीं करना है ना। काम रहना है, अपने इंचार्ज को हमको बताना है ना। और अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उस एरिया को क्या स्क्वीज नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही निडल स्टिक इंजरी होती है तो उसको क्या है कि स्क्वीज करने लगते हैं, है ना, उसको दबाने लगते हैं। तो उससे क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है वहाँ पे, तो इन्फेक्शन स्प्रेड करने के चांसेस हो जाते हैं। और कभी भी हमको शक नहीं करना है ना। मिडिल स्टिक इंजरी हो जाती है तो उंगली को जैसे ही कुछ लोग मुंह में लगा लेते हैं ना, तो मुंह में नहीं लगाना है ऐसे करके। और हमको डू नॉट यूज ऑफ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशंस। और जब निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो हमको बीटाडीन है, क्लोहेक्साडीन है, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मली टैप वाटर में जाके बस हाथ को धो देना है। और अब हमको क्या करना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं हमको करना क्या है अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है किसी भी कारण से, है ना। हमको वैसे तो हम बहुत सावधानी रखते हैं, लेकिन अगर फिर भी अगर हो भी गई तो हमको क्या करना है। तो अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो सबसे पहले अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करिए, है ना। इंचार्ज आपका सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा और जो भी प्रोटोकॉल है हॉस्पिटल का वो प्रोटोकॉल फिर फॉलो करेगा। आपको सिर्फ तुरंत अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म कर देना है ना। जैसे कि प्रोटोकॉल रहता है, अपने इंचार्ज को इन्फॉर्म करिए, इंचार्ज सुपरवाइजर को बताएगा, है ना। सुपरवाइजर आपके हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रहेगी उसको बताएंगे, है ना। उसके बाद ये इंसिडेंट रेस इंसिडेंस किया जाएगा, मतलब जो भी इंसिडेंस हुआ है उसकी एक इंसिडेंस फॉर्म रहता है हॉस्पिटल के अंदर, तो इंसिडेंस फॉर्म भरा जाता है। और हमको क्या क्या करना है, निडल स्टिक इंजरी होने के बाद इंचार्ज को हमने इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद इंचार्ज आगे का प्रोसीजर करवाएंगे। एंड देन अपन को इमीडिएटली जाके जहाँ निडल स्टिक इंजरी हुई है उसको रनिंग वाटर में, है ना, टैप वाटर के नीचे रनिंग वाटर में उस उंगली को या उस एरिया को हमको रखना है। उसको स्क्वीज नहीं करना है, सक नहीं करना है, जाके जस्ट सिंपल उसको टैप वाटर में रनिंग वाटर के नीचे हमको उसको लगा देना है। और वहां से जब तक ब्लड नहीं रुक जाए तब तक उसको हमको लगा के रखना है। और वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या फिर बीटाडीन वगैरह यूज नहीं करना है, जस्ट सिंपल उसको धोना है। और अगर मान लो आपका पेशेंट पॉजिटिव नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, ज़्यादा मतलब इतना खतरे की बात नहीं है। आप नॉर्मली एक टिटनेस का इंजेक्शन लेके बाकी आईसीएन जो आपको आगे बताएगी वो वैसे वैसे फॉलो करना है। लेकिन उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है अगर पेशेंट आपका पॉजिटिव नहीं है तो। लेकिन अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव है तो अगर पॉजिटिव है तो वो क्या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। आपको कोई सीवियर इन्फेक्शन लग सकता है, जैसे हेपेटाइटिस बी हुआ, हेपेटाइटिस सी हुआ, एचआईवी हुआ, जो कि ब्लड बॉर्न डिजीज होते हैं ना, ब्लड से एक दूसरे को फैलते हैं। तो अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, तुरंत पेशेंट के वायरल मार्कर चेक करने, है ना। और मतलब पेशेंट अगर पॉजिटिव है तो अगर वायरल मार्कर चेक करना है, उसके बाद आपको अपना भी वायरल मार्कर, अपना भी ब्लड सैंपल देना है ना। और आपको हर जैसे ही आपको अगर पॉजिटिव पेशेंट के साथ निडल स्टिक इंजरी होती है तो आपको 3 बार फॉलोअप कराने का जैसे कि रूल बनाया गया है। निडल स्टिक इंजरी होते ही समय एक तो आपको तुरंत ब्लड सैंपलिंग देना है ना। तो ब्लड सैंपलिंग में पेशेंट देखा जाएगा, टाइट्रेट लेवल देखा जाता है, टाइटर लेवल देखा जाता है जो कि एंटीबॉडीज को शो करता है ना। तो उस समय ब्लड सैंपल देना है। एंड देन 6 वीक्स के बाद ब्लड सैंपल देना है। 6 वीक के बाद आपको 3 मंथ्स में ब्लड सैंपलिंग करानी है जिसमें वायरल मार्कर वगैरह होगा आपका। और फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद ब्लड सैंपल देना है, तब अपन को वायरल मार्कर करवाना है, ठीक है। अब अगर आपका पेशेंट नेगेटिव है ना, तब तो आपको फॉलोअप कराना है ना। फॉलोअप में फिर भी रहना है अगर नेगेटिव है पेशेंट तो। जब आपको निडल स्टिक इंजरी हुई है उसके 3 महीने बाद एक जांच करा लीजिए और एक 6 मंथ बाद एक जांच करा लीजिए ना, वायरल मार्कर। और अगर पेशेंट आपका पॉजिटिव पेशेंट के साथ अगर निडल स्टिक इंजरी हुई है तो
अगर आपको HCV मतलब हेपेटाइटिस सी या HIV के साथ में अगर बालक पेशेंट के साथ अगर निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तब तो प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन तुरंत स्टार्ट करेंगे। आप जैसे ही इन्फॉर्म करोगे अपने इंचार्ज या सुपरवाइजर को, तो वो इमरजेंसी में लेके जाएंगे, तो वहाँ डॉक्टर हैं, वो तुरंत एडवाइस कर देंगे प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन देना है आपको। उसका बाकी का कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है ना HCV और HIV का, है ना। तो उसके जो प्रोफिलैक्सिस मेडिसिन स्टार्ट कर किए जाते हैं तुरंत। अब मान लो कि आपको हेपेटाइटिस बी से पॉजिटिव पेशेंट से आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले आपका टाइट्रेट लेवल चेक किया जाएगा, है ना। जो ब्लड सैंपल भेजा जाएगा आपका, तो उसमें टाइटर लेवल चेक किया जाएगा। तो टाइटर लेवल क्या होता है, एक तरह से एंटीबॉडीज शो करता है ना। तो इसमें क्या है, जिन जिन लोगों ने अगर हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ले रखा होता है, उनका टाइटर लेवल मोस्टली अबव 10 आता है ना। 11-12 के आसपास आता है, तो अबव 10 आता है। अगर बाई चांस 10 से कम है आपका टाइटर लेवल, तो इसका मतलब आपने या तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन नहीं लिया है ना, या फिर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है। तो क्या करेंगे, एक इम्यूनोग्लोब्यूलिन करके आते हैं, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, है ना, उसके इंजेक्शन चलाए जाते हैं। तो जैसे ही निडलिस्टिक इंजरी हो जाती है, तो अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट से हुई है, तो हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने चांसेस रहते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू CDC डिजीज कंट्रोल ऑफ डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन, एक इंस्टीट्यूट है जो हमारे यहाँ डिजीज कंट्रोल के बारे में सारा गाइडलाइन वगैरह निकालती है, उससे प्रिवेंशन की गाइडलाइंस वगैरह निकालती है। तो अकॉर्डिंग टू CDC एक डाटा दिया गया है कि मतलब कितने चांसेस रहते हैं। तो निडलिस्टिक इंजरी के बाद इन्फेक्शन होने के, तो HIV के चांसेस होते हैं। अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट का अगर निडल आपको लग जाता है, तो सबसे कम चांसेस रहते हैं 0.3%, है ना। 0.3% चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट की निडल से आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तो 6 to 30% चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। और HCV, अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पेशेंट की निडल से अगर आपको निडलिस्टिक इंजरी हुई है, तो चांसेस है 1.8%, है ना। 1.8% चांसेस हैं कि आपको हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन होगा। बाकी हमको हमेशा निडल यूज करने के बाद सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक यूज करनी है ना। सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक मतलब जैसे कि निडल होती है, उसको अपन को वैसे तो कभी निडल को रिकैपिंग करना ही नहीं है, उसको ऐसे ही डिस्कार्ड करना है शार्प कंटेनर में। लेकिन अगर आप कर भी रहे हैं, तो हमेशा सिंगल हैंड स्कूप टेक्निक यूज करना है। कैप को रखिए टेबल पे, और एक ही हाथ से उसको रिकैपिंग करिए, और उसको दूसरे हाथ को कभी यूज ही नहीं करना है ना। उसी को ले जाइए, उसमें रिकैपिंग करके उसको थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे फेंक सकते हो। मतलब सिंगल यूज करोगे तो आपका दूसरे हाथ यूज नहीं होगा, तो आपको चांसेस कम रहेंगे। बाकी साइंस ने और टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि मोस्टली जो इंजेक्शंस हैं वो IM कम ही लगते हैं, मोस्टली इंजेक्शन IV ही आते हैं, है ना। क्योंकि IM इंजेक्शन लगने के बाद चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि निडलिस्टिक इंजरी होगी, तो इन्फेक्शन जल्दी होगा, है ना। तो बाकी हमको सावधानी रखनी है पूरी, है ना। हमेशा सावधानी के साथ काम करना है, कभी भी जल्दीबाजी में काम नहीं करना है। पॉजिटिव पेशेंट के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हैंडल विद केयर, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी के साथ काम करना है। और कभी भी हमें कोशिश करना है कि कोई भी फ्लूइड एक्सपोजर ना हो, है ना। जो भी पेशेंट्स हैं उनके साथ में हमारा कोई फ्लूइड एक्सपोजर ना हो। नर्सिंग वेरियर्स का हमेशा यूज़ करना है, ग्लव्स हमेशा पहनने हैं, ठीक है। और कोशिश करना है कि अगर जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको आइसोलेशन रूम में रखा जाए। तो यही कुछ सावधानियां हैं जो हम रख सकते हैं। और अच्छे से काम करिए, सेफ्टी फर्स्ट है, सेल्फ सेफ्टी फर्स्ट है। बाकी खुश रहिए, हेल्दी रहिए। और आपको अगर किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा आपके लिए। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इससे कुछ चेंजेज आए हों, तो
कृपया मेरी वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।